सब लोग तैयार हैं? तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। बहुत आसान ढंग से पहले चलिए एक कहानी आपको सुनाता हूं और उसी कहानी से हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे हमें समझ में आ जाए कि प्रयोजन मूलक हिंदी है दरअसल क्या। अंग्रेजी में इसे फंक्शनल हिंदी कहते हैं या अप्लाइड हिंदी कहते हैं, वो बाद में हम करेंगे उस पर चर्चा। एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। आप घर में अपनी मम्मी से पापा से बातचीत करते हैं? तो मम्मी पापा से आप जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत में जिस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं वो एक आम बोलचाल की भाषा होती है कि नहीं होती है? आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आप चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी भी अपनी एक भाषा होती है, उसका भी अपना एक तरीका है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से छुट्टी के लिए जब आप एक आवेदन पत्र लिखते हैं, या मान लीजिए कि आपके इलाके में मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन देते हैं कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल खुलना चाहिए या एक अच्छा हॉस्पिटल खुलना चाहिए, तो क्या आप उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तौर तरीके का प्रयोग करते हैं क्या जो आप अपने दोस्त से बात करने के लिए करते हैं, अपनी माँ से बात करने के लिए करते हैं? जवाब आपका क्या है? नहीं करते हैं। जहां भाषा का प्रयोग, ठीक है, सिर्फ बातचीत करने के लिए ना हो, किसी खास तरह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भाषा आती है उसे ही कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन शब्द का अर्थ ही होता है उद्देश्य, पर्पस, लक्ष्य। अब आप छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, या मान लीजिए आप अपने शहर के डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए, आपको अपने इलाके की साफ सफाई के बारे में बात करनी है, या आपके गांव में लगातार चोरी हो रही है तो आप एसपी के पास गए कि आपको एक आवेदन पत्र देना है कि चोरी की जो घटना हो रही है उसको रोकने के लिए आप कोई कार्यवाही करें, ठीक है? तो उसकी भाषा क्या होती है? उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सरल और सटीक होती है। उसका एक व्यवस्थित पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भाषा किसी खास किस्म के उद्देश्य या पर्पस को लेकर के प्रयुक्त की जाती है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। चलो एक और मजेदार बात सुनाता हूं। मान लीजिए मौसम, आजकल बारिश हो रही है, आपने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई दोस्त चलो चाय पकौड़े खाते हैं, ठीक है? आपका दोस्त आया, आपने चाय पकौड़े खा लिए, ठीक है? आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है? आप बैंक गए और बैंक में आपने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब मौसम बड़ा अच्छा है, चाय पकौड़े खाते हैं, थोड़ा 5 लाख का लोन दे दीजिए आप, ठीक है? पहले तो आप ऐसा करेंगे नहीं और आपको सुनते ही हास्यास्पद लगा। जैसे ही आप मैनेजर को कहेंगे कि 5 लाख का लोन हो जाए चाय पकौड़े के साथ, मैनेजर क्या करेंगे, आपको एक फॉर्म दे देंगे कि ये लीजिए फॉर्म, इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसकी एक पूरा तरीका है, उस तरीके को आप फॉलो करें, आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि कामकाज की हिंदी, जिस हिंदी का प्रयोग आप किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, बैंकों में, पुलिस स्टेशनों में, किसी भी तरह के सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में, अखबारों में, विज्ञापनों में, रेडियो में, है ना, कोर्ट कचहरियों में, यानी कि आम रोजमर्रा में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी। आगे बात समझ में स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अब इसे आप जगह तोड़ते हैं तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य या आवश्यकता, कार्य, और मूलक का अर्थ होता है आधारित। अर्थात सीधे शब्दों में इसे आप तोड़ करके देखें तो किसी विशेष उद्देश्य, कार्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान अगर आप बना दें दूसरे शब्दों में तो हम कह सकते हैं, और थोड़ा विस्तृत कर दीजिए जिसकी बात हमने की। जीवन, बैंक में जा रहे हैं, लोन लेना है, वो आपके जीवन की जरूरत का मामला है। समाज, स्कूल खुलवाना है, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। प्रशासन, आप किसी अधिकारी के पास गए हैं। शिक्षा, आप प्रिंसिपल के पास गए हैं, आप टीचर से एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो जीवन, समाज, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, न्याय, मीडिया आदि क्षेत्रों में किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली व्यवस्थित, स्पष्ट तथा मानकीकृत हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। अब व्यवस्थित से क्या मतलब है?
सीधी बात आपको करनी है ना। आप मुझसे क्लास के बाहर मिलेंगे तो आप कह सकते हैं और सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत ठीक है, पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा डाउन लग रहा हूं तो आप बोलेंगे सर आपकी तबीयत तो ठीक है। आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देने आएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे और सर ठीक है, ठीक ठाक सब, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लिखेंगे आप सीधे लिखेंगे सेवा में शिक्षक महोदय, और विषय क्या होगा, 2-3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए अवकाश के संदर्भ में। नहीं कि सीधी बात आपको करनी है। प्रयोजन, आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो जो उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए कामकाज की भाषा जो होती है, कामकाज को करने वाली जो हिंदी होती है, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फंक्शनल हिंदी और अप्लाइड हिंदी भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलें, विद्वानों ने भी काफी सारी परिभाषाएं दी है प्रयोजन मूलक हिंदी की। एक दो लोगों की परिभाषाओं को देखते हैं, उसको सरल करने की कोशिश करते हैं। मोटूरी सत्यनारायण, दिखाई दे रहा है ना आप सबको? मोटूरी सत्यनारायण जी ने प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा दी और कहा जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। अब जीविकोपार्जन से क्या मतलब है, इसको देखें। इसका मुख्य भाव क्या है, जो हिंदी रोजगार और आजीविका दिलाए। अब आप वकीलों के पास जाते हैं, ठीक है, वकील का पेशा है, अपना काम कर रहे हैं, उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, वहां की अपनी एक भाषा है। आप पुलिस अधिकारी के पास जाएं, ठीक है, उनका अपना काम है, उनका रोजगार भी है, उनकी अपनी भाषा भी है, उनका अपना तरीका भी है। तो पत्र पत्रिकाओं के लिए चले जाएं, आप न्यूज़पेपर के लिए चले जाएं, तो न्यूज़पेपर की भाषा साहित्यिक भाषा होती है? नहीं होती है। साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में अंतर होता है, इसे आगे हम समझेंगे। साहित्यिक भाषा में आपकी कल्पनाओं के लिए जगह होती है, भाषा को आप चमत्कृत करते हैं, ठीक है ना। खोया खोया चांद, खिला आसमान, ये साहित्यिक भाषा है। आई बात समझ में? लेकिन मौसम खराब है ना, घर से बाहर ना निकले, ये सूचना अगर आ रही है डिप्टी कमिश्नर महोदय के ऑफिस से, तो वो प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। वहां नहीं होगा कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, आहा क्या मौसम है, हाँ आप सब अपना ख्याल रखें, इस तरह की बातें वहां नहीं होंगी। तो डॉक्टर प्रभात ने कहा कामकाजी भाषा भावात्मकता को निकाल देती है, वहां तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते हैं, यह परिणामोन्मुखी काम करती है। अर्थात यहां भाषा के चमत्कार और इमोशन की जरूरत नहीं है, यह सीधे सीधे सटीक बात करती है जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है। कविता आप पढ़ते हैं, एक पंक्ति के दो दो अर्थ हो सकते हैं, दो दो तरीकों से आप सोच सकते हैं। यहां सिर्फ उतना ही समझना है, एक ही अर्थ होगा उसका जो कहा जा रहा है। तो भावना से मुक्त, केवल तथ्य, नियम और ठोस परिणाम, रिजल्ट देने वाली जो भाषा होती है, जिस तरह से प्रयोग की जाती है, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी। आप बार बार यह देख रहे हैं कि जो भाषा, जो हिंदी हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारे रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी हुई है, बैंकों में, कार्यालयों में, ऑफिसर्स के पास जाना, नेताओं के पास जाना, ज्ञापन देना, अधिकारियों से बात करना, अखबारों की भाषा, रेडियो की भाषा, टेलीविजन की भाषा, इन सब तरह की जो भाषाओं में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसका मुख्य भाव है कि समाज की व्यावहारिक जरूरतों, बैंक, कोर्ट, प्रशासन को पूरा करने वाली भाषा जो है वह प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, सीधी सी बात है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की जरूरत आधुनिक समाज की आवश्यकताओं की देन है। ठीक है, जब शासन प्रशासन का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, न्याय व्यवस्थाएं विकसित हुई, तमाम तरह के समाज को संचालित करने वाले जो आयाम हैं, उन आयामों का जिस जिस तरीके से विकास होता चला गया, मीडिया का विस्तार हुआ, कंप्यूटर युग आया, तब ऐसी हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई जो कठिन ना हो, जिसमें भावुकता ना हो, अलंकारों से बोझिल ना हो, बल्कि सीधी, स्पष्ट और कार्य केंद्रित हो। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की देन है। आधुनिक जीवन की जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं ने ही प्रयोजन मूलक हिंदी को जन्म दिया, या कार्य व्यापार की भाषा। अब आप देखिए धीरे धीरे वैसे भी भाषा बदलती रहती है, भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। आने वाले 50-100 सालों में यह जो हिंदी है और बदल जाएगी, इसका स्वरूप और बदल जाएगा। लेकिन यह देखें कि
आधुनिक समाज की आवश्यकताओं का जैसे जैसे विकास होता गया, अब जैसे रील आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, तो रील, सोशल मीडिया, एआई कंटेंट, इन सब चीजों में यही प्रयोजन मूलक हिंदी है, जिसका उद्देश्य किसी खास पर्पस या किसी खास लक्ष्य को लेकर, जिसका उद्देश्य भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप अगला टॉपिक है इसी में। पहले हमने प्रयोजन मूलक हिंदी को समझ लिया, उसका मूल अर्थ क्या है उसे समझ लिया। अब प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप क्या है, स्वरूप को उसकी विशेषताओं से समझा जा सकता है। तो बहुत आसान ढंग से एक एक बिंदु करके हम समझेंगे कि पहला जो बिंदु है इसमें वह है उद्देश्य परकता। इसकी विशेषता क्या है? उद्देश्य परकता से मतलब कि यह हिंदी जो है बिना किसी उद्देश्य के हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई उद्देश्य उसमें समाहित होगा। इसका प्रत्येक वाक्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करता है। जो कुछ भी आपको कहना है, जानना है, समझना है या प्राप्त करना है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रयोजन मूलक हिंदी आगे बढ़ती है। उदाहरण देखें, कल छुट्टी रहेगी, यहां केवल सूचना देना उद्देश्य है। आप नोटिफिकेशन पे देखते हैं ना, कल अवकाश रहेगा, कल महाविद्यालय बंद रहेगा, इस तरह की सूचनाएं आती हैं जब डिजास्टर होता है। तो आता है ना कि खराब मौसम के कारण या आपदा की संभावना के कारण कल महाविद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, यहाँ कोई काव्यात्मक भाषा नहीं होती है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, झमाझम बारिश हो रही है, आप सब घर में चाय पकौड़े खाएं, महाविद्यालय न आए, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, क्या होता है कि खराब मौसम और आपदा के कारण आप विद्यालय आपको नहीं आना, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको सूचना देना, आपको बताना। दूसरा, इसमें स्पष्टता होती है। भाषा ऐसी होगी प्रयोजन मूलक हिंदी की कि पढ़ने वाला व्यक्ति बिना किसी भ्रम के अर्थ समझ जाए। ठीक है, यहां दोहरे अर्थ वाले शब्दों से बचा जाता है। ठीक है, सूचना या नोटिफिकेशन या आदेश जारी किया जाता है या ध्यानार्थ या बताया जाता है, इस तरह के वाक्यांशों का प्रयोग होता है। आप कविता पढ़ते हैं तो एक ही शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, यहां दो अर्थों वाले शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सरलता, भाषा सरल होती है, सीधे सीधे पता चल जाता है कि कहा क्या गया है, बात क्या कही जा रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी अनावश्यक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। भाषा जितनी सरल होगी, संप्रेषण उतना प्रभावी होगा। जितना सरल आप बोलेंगे, आपकी बात उतनी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? सरल बोलना और सरल लिखना कठिन काम है, और किसी बात की समझ, किसी विषय की बुनियादी समझ आपकी कितनी अच्छी है, इसका पता इस बात से चलता है कि उस विषय को कितने आसान ढंग से आप दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तभी पता चलेगा। आपको कभी अपना कोई विषय जो आपको समझना है, आपको लगता है कि क्या मैं इसके बारे में जानता हूं या जानती हूं, अगर उस विषय का टेस्ट करना है तो आप कभी किसी को समझा करके देखिए। अगर आपने उस विषय को इतने सरल ढंग से, आसान ढंग से समझा दिया कि सामने वाले व्यक्ति को मजा आ गया या उसको कोई दुविधा न रही, कोई कंफ्यूजन न रहा, तो आप समझ सकते हैं कि यह विषय आपको अच्छे से आता है। प्रयोजन मूलक हिंदी में यही होता है। प्रचार सुना था ना, सीधी बात नो बकवास, मिंटॉस खा के, एक मिंटॉस था ना, सीधी बात नो बकवास। तो सीधी सीधी बात करनी है, छुट्टी लेनी है, सूचना दीजिए। घर में शादी है, आपने टीचर को लिखा कि ये कारण है, इस वजह से आपको छुट्टी चाहिए। अस्पताल खुलवाना है, स्वास्थ्य मंत्री को एप्लीकेशन देना है, सीधे सीधे आपको लिखना है कि आपको क्यों अस्पताल की जरूरत है, कहाँ अस्पताल खुलना चाहिए। तो सरलता जो है, सरल चीजें ज्यादा संप्रेषणीय होती हैं। सटीकता, इसमें प्रत्येक शब्द सोच समझकर चुना जाता है, एक शब्द भी गलत हो जाए तो पूरा का पूरा अर्थ बदल सकता है। अब आप जब आवेदन पत्र लिखते हैं या कोई सूचना निकाली जाती है तो उसके एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। अगर वाक्य में कर्तृवाच्य की जगह कर्मवाच्य हो गया, हाँ, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए सटीकता उसकी
महत्वपूर्ण पहचान है जो सीधे सीधे आपको बताती है कि क्या कहा गया है। वस्तुनिष्ठता, इसमें लेखक की व्यक्तिगत भावनाएं कम और तथ्य अधिक होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? आपके पास विकल्प होते हैं जब आपसे सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से बताएं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो जो सही उत्तर है वो एक ही होगा ना, एकदम एग्जैक्ट वही होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसे अपने शब्दों में लिखें, तो बात बेशक सब लोग लिखेंगे एक जैसी ही, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो लिखने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, वो सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव मामला है। लेकिन चीजें तय हैं, चीजें फिक्स्ड हैं, यह है ऑब्जेक्टिविटी। उदाहरण, समाचार, कार्यालयीय आदेश, न्यायिक निर्णय, सब एक जैसे फॉर्मेट में होते हैं ना। सुनते हैं आप लोग, बचपन में सुना होगा, नमस्कार, प्रस्तुत है आज का समाचार, सुनते हैं ना। फिर आज देश में ये हुआ, ये हुआ, ये किया गया, सीधी सीधी सूचनाएं उसमें होती है। ठीक है, कार्यालयीय आदेश में होगा कि यह बताया जाता है, आदेश पारित किया जाता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। मानकीकरण, मानकीकरण का मतलब है कि स्टैंडर्ड भाषा, जो व्याकरण सम्मत भाषा है। प्रयोजन मूलक हिंदी मानक व्याकरण, मानक वर्तनी तथा मानक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करती है। बोलचाल वाली हिंदी या बोलचाल वाली जो हिंदी है, जो लिखते हैं आप सामान्य इनफॉर्मली एक दूसरे से बात करने में, वह हिंदी नहीं होती है, यह व्याकरण के नियमों से संपृक्त हिंदी होती है। ठीक है। संक्षिप्तता, कम शब्दों में अधिक और स्पष्ट बात कहना इसका प्रमुख गुण होता है। ठीक है, आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो एक पेज में ही, एक पैराग्राफ में ही आप सारी बात लिख देते हैं। कम शब्दों में आप अपनी बात स्पष्ट करते हैं, यह संक्षिप्तता इसका गुण है। इसके बाद है औपचारिकता, इसका प्रयोग मुख्यतः औपचारिक परिस्थितियों में होता है। कार्यालय, न्यायालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बैंक, सरकारी विभाग, मीडिया, तकनीकी संस्थान। औपचारिक से मतलब क्या है कि एक तरीका है, इसका एक फॉर्मेट है, एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। जैसे विद्यालय, आपका कॉलेज है, अब कॉलेज के नोटिफिकेशन बोर्ड पे देखेंगे तो सूचना देने का एक तरीका है, कार्यालय आदेश होगा या आदेश होगा, लिखा होगा। आप कहीं बैंक के बाहर जाएंगे या किसी सरकारी ऑफिस के बाहर जाएंगे तो वहां जो सूचनाएं लिखी होंगी उसका एक तरीका होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है इसमें, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है। जैसे न्यायालय, जजमेंट, न्यायालय से जुड़ा हुआ एक शब्द है जजमेंट। जजमेंट का एक ही अर्थ होगा, उसकी एक परिभाषा है, व्यवस्थित परिभाषा है। बैंकिंग, बैंकिंग में आप जाएंगे, अकाउंट, अकाउंट एक शब्द है बैंकिंग का, उसका अपना एक विशेष मतलब है और वही मतलब है, कोई और मतलब नहीं है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रशासन, इन सब के जो शब्द होते हैं उनका एक विशेष अर्थ होता है और उसी अर्थ के तहत उनका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इन सभी में प्रयोजन मूलक हिंदी विशेष शब्दों का प्रयोग करती है। और आखिरी विशेषता है, 10वें नंबर की इसकी विशेषता है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता का मतलब है कि कितनी आसानी से बात आप तक पहुंच जा रही, कम्युनिकेशन कितना बेहतर हो रहा है, संदेश बिना किसी भ्रम के सही व्यक्ति तक पहुंच जाना। तो ये है प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है? साहित्यिक हिंदी भाव प्रधान होगी, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, इमोशन होगा, या कार्य प्रधान होगी। कल्पना का महत्व होगा, कोई कवि नदी के किनारे बैठे कल्पना कर रहा है, ठीक है ना, और प्रकृति के ऊपर, प्रेम के ऊपर, जीवन के ऊपर वो कविताएं लिख रहा है। यहाँ तथ्य का महत्व है, यहाँ कल्पना की जरूरत नहीं है। सौंदर्य की प्रमुखता होती है, यहाँ स्पष्टता होती है। अलंकारों का प्रयोग होगा, यहाँ सीधी एवं सरल भाषा होगी। मनोरंजन एवं संवेदना इसका मुख्य काम है, संवेदना को प्रकट करना और लोगों का मनोरंजन करना। प्रयोजन मूलक हिंदी का काम है सूचना, कार्य और संप्रेषण देना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है भिक्षुक। कवि लिखते हैं कि वह आता पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता। इस पूरी कविता में एक मानवीय संवेदना है कि कवि उस भिक्षुक को कैसे देख रहा है। वह आता पछताता पथ पर आता,
पछता रहा है, भीतर ग्लानि है, पीड़ा है कि भीख मांगने जा रहा हूं। दो टूक कलेजे के करता, अपमान का घूंट पीता है वह। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता। ये साहित्यिक हिंदी है, संवेदना है यहाँ पे, और सरल से सरल शब्दों में भी एक भिक्षुक की पूरी जो दशा है, मनोदशा है, चिंतन है, भाव है, स्वरूप है, उसे स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन वही गरीब आदमी, वही भिक्षुक आदमी जब किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई मदद मांगेगा, कोई काम करेगा, तो मान लीजिए वही कवि या लेखक उसके बदले में आवेदन क्यों ना लिखे, वो ये नहीं लिखेगा कि पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता। वह लिखेगा, सीधे सीधे लिखेगा कि इनको क्या जरूरत है, इनकी क्या समस्या है और उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। वह सरल, सीधी, सूचना और संप्रेषणीय हिंदी होगी। यह अंतर है साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में। ठीक है, प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। प्रशासन, न्याय, पत्रकारिता, मीडिया, सूचना, अनुवाद, विज्ञापन, बैंकिंग, यानी कि ये सारे क्षेत्र जो हैं, इन सभी क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद निष्कर्ष है। हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि आज का युग जो है वह सूचना का युग है, विज्ञान का युग है, तकनीक का युग है और प्रशासन का युग है। प्रशासन का युग तो खैर हमेशा से रहा है, हर समय में अपने अपने ढंग से प्रशासन चलता रहा है। ऐसे समय में केवल साहित्यिक हिंदी पर्याप्त नहीं है। साहित्यिक हिंदी की जरूरत है, वो तो आपके मनोरंजन के लिए, आपकी चेतना के विस्तार के लिए, आपकी संवेदना के विस्तार के लिए साहित्यिक हिंदी की जरूरत है। लेकिन साहित्यिक हिंदी सब लोग नहीं पढ़ते, सबको कविता और कहानी से मतलब नहीं है, लेकिन किसी न किसी को किसी न किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि समाज को ऐसी हिंदी की भी आवश्यकता है जो स्पष्ट हो, मानक हो, सटीक हो और कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करे। यही आवश्यकता प्रयोजनमूलक हिंदी को आधुनिक हिंदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी शाखा बनाती है। इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजगार परक जो हिंदी है, इन सब चीजों में, इन सभी आयामों में जिस हिंदी का प्रयोग हम करते हैं उसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, थोड़ा प्यार से बोलिए। समझ में आ गया? पक्की बात है? तो फिर मैं आपको धन्यवाद कह दूं। तो फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ गया। आप एक बार इसका नोट्स बना लीजिएगा। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं या स्वरूप पर चर्चा कीजिए। ठीक है?